वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में और एक नजर जल्दी से टॉप स्टोरीज पर। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुआशी आशारियों को देखते हुए मरकजी बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया। एलामिया के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 7 से 9% के दरमियान रहने की तवक्को है। रवां बरस मुलतवी होने वाला दुबई एक्सपो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू होगा। पाकिस्तान अपनी भरपूर तैयारी के साथ शिरकत कर रहा है। ज़ेर तामीर पाकिस्तानी पवेलियन पर 28.72 मिलियन डॉलर की खतीर रकम खर्च की जा रही है। टिकटॉक के जुनून ने नौजवान नस्ल को किस राह पर लगा दिया। सोशल मीडिया ऐप कई कीमती जिंदगियां निगल गई, कई घर उजड़ गए। खैरपुर में अपने घर को आग लगाने वाली टिकटॉकर को जेल भेज दिया गया। पीटीए की जानिब से पाबंदी भी चंद दिन बाद खत्म कर दी गई। शो में इस मौजू पर माहिराना राय लेंगे। और कावन हाथी का वीजा भी आ गया। 35 साल तक पाकिस्तानियों के दिलों में रहने वाला कावन अब चिड़ियाघर के बजाय कंबोडिया के जंगलों में आजाद घूमेगा। ये छोटा सा होता था कावन जब से हमने इसे देखना शुरू किया इस्लामाबाद में, एंड इट्स गुड न्यूज़। तो चलें जी, अभी हम बात कर लेते हैं एक और ख़बर की कि स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और मुआशी आशारियों को देखते हुए जो स्टेट बैंक है उसने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का अहम फैसला भी किया है। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुआशी आशारियों को देखते हुए मरकजी बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। कैसे देख रहे हैं फैसले को, क्या कुछ कम कर देना चाहिए था? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो यह है कि डेफिनेटली कमी की जा सकती है, खासकर इस माहौल में जब कोविड पूरी दुनिया में फैला हुआ है और अभी भी उसके असरात जो है कम उस तरह से नहीं हुए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी सेकंड वेव की बात होने जा रही है और आपने देखा होगा स्मार्ट लॉकडाउन की दोबारा बात हो रही है। देखिए, इन सब चीज़ों में बिजनेसेस जो है ना वो स्लो डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं अदर देन एसेंशियल्स, जिसमें आप देखें सुपर स्टोर्स वगैरह आते हैं या स्टोर्स आते हैं, उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स आते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं। इनके अलावा जो बिजनेस होते हैं वो सारे अफेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको कमी की जा सकती है, अभी भी जगह है, क्योंकि दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स खासकर ऐसे ममालिक में जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा आज भी है, यूरोपियन ममालिक देख लें, अमेरिका पूरा देख लें, वहाँ पे 0% यानी कि 0 के करीब जो है वो इंटरेस्ट रेट्स हैं, शरह सूद है। क्योंकि पैसा सस्ता होता है तो लोगों के हाथों में आता है। लोग अगर नौकरी नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो खर्च करते हैं और अपना जो रोज़मर्रा के जो उनके ज़िंदगी गुजारने के जो है वो लवाज़िमात वो पूरे करते हैं। तो मेरे ख्याल में कमी की जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आई है, इस वजह से स्टेटस को रखा है। हम IMF प्रोग्राम में दोबारा जाने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वजह से शरह सूद को बरकरार रखने की जो है वो फैसला किया गया है। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा, जैसे आपने खुद कहा कि बाकी ममालिक ने शरह सूद जो है तकरीबन 0% पे ले हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गवर्नमेंट बात करती है और शरह सूद जो है वो उसको बरकरार रखना ठीक है, एक बेहतर फैसला है कि इजाफा नहीं किया, लेकिन इसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में हमें क्या नजर आ सकते हैं? क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? कब तक मिलेगा? नहीं मिल पाएगा उतना? फरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखें ये सबकी जो रिलेशन है वो महंगाई के साथ है कि महंगाई जो है किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है या स्टेट बैंक अपने एंड से। देखें, इसके 2 एंड्स होते हैं। महंगाई जो है वो बेसिकली एक तो ये होता है कि लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो वो खर्च बहुत ज़्यादा करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से अशिया जो है वो कम पड़ जाती हैं और पैसा ज़्यादा हो जाता है। तो वो रिजल्ट ये होता है कि जो अवेलेबल अशिया होती हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी जो सप्लाई साइड है, यानी कि जो बेसिक फूड की साइड है, सप्लाई चेन, उसमें बड़े मसले होते हैं और हमारे यहाँ ये रहे मसले। हमारे यहाँ ये नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास और वो खर्च करते हैं, बोरो करते हैं और खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये शुगर, वीट और बेसिक जो पेरिशेबल फूड आइटम्स है, इनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। यहाँ पे अगर कंट्रोल हो जाए तो नेचुरली जो है दूसरी तरफ जो है वो प्राइसेस कम होगी, एंड कंज्यूमर को कम जो है वो महंगाई मिलेगी। रिजल्ट ये होगा कि उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि उसके पास खर्च करना या उसके जो बेसिक्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, बच्चों की तालीम वगैरह सब मिला के इसमें जो है वो बेहतरी आएगी। तो रिलीफ की जहाँ तक आपकी बात है, अच्छी बात ये स्टेट बैंक ने कुछ महीनों पहले कोविड की वजह से ही एक अपना एक्सपेंशन का एक प्रोजेक्ट दिया था, एक इंटरेस्ट रेट बहुत कम उस पर किया था, 4% 5%, आज वो उसका
इंटरेस्ट रेट चल रहा है कि 4 से 5% पे आप जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि बिजनेस को ग्रो करने का मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया, बट ऑफ कोर्स आपको पता है पूरे हालात ऐसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन कोविड से अगर हम बच सके फिर कहीं जाकर रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज मुझे लगता है मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम साहब, ये भी बता दीजिएगा कि हुकूमत बारहा कहती रही कि हम संजीदा इकदाम उठा रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए, तो जो 7% पर बरकरार रखा गया है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत का ऐसा इकदाम है जिससे संजीदगी नज़र आती है हुकूमत की कि हुकूमत कुछ करना चाह रही है महंगाई को कम करने के लिए? देखिए, हुकूमत ने अपना रोल तो प्ले किया है टू सर्टेन एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया, टू सर्टेन एक्सटेंट बिल्कुल किया है, जिसमें आप देखें BISP को कन्वर्ट करके जो है वो रोजगार को उसने कन्वर्ट भी किया है, यंगस्टर्स के लिए भी रोजगार की बात की। फिर उसके अलावा ये जो 3,000 रुपये पर फैमिली को देना था, ये अच्छा इकदाम था, मतलब गिवन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो स्टेट बैंक की साइड है, देखिए वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये कंट्रोल करते हैं कि आपकी करेंसी जो है वो ज़्यादा जो है वो उसमें कदर में कमी ना हो या ज़्यादती ना हो, और उसके अलावा जो है पैसा मुल्क में बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि जो है महंगाई को पैसे के पर्सपेक्टिव से कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत ऐसे जो है डिसीजन लिए हैं और रिफंड्स दिए हैं बिजनेस को, एक्सपोर्ट्स को रिफंड्स दिए हैं, एक्सपोर्ट थोड़ी बेहतर हुई है हमारी, रिलेटिवली बेहतर हुई, इतनी अच्छी नहीं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन देखिए वो चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं है कि गवर्नेंस के इश्यूज आज भी हैं, रिफॉर्म्स आज भी मसले हैं, हमारे यहाँ जो है वो फिस्कल डेफिसिट का आज भी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ करने की जरूरत है। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि कोरोना की दूसरी लहर अब हमारे सामने है, स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन की बात की जा रही है, जल्दी अर्ली मार्केट्स बंद करने की बात की जा रही है, मुआशी नमू में कमी की एक रिपोर्ट भी आई थी वर्ल्ड बैंक की जो बड़ी खतरनाक थी। ये खतरात अब हमारे सामने ही कितने खतरनाक हो सकते हैं? क्या इकदाम जो है लिए जा रहे हैं, जो लिए जा रहे हैं वो ठीक है आपके ख्याल में, और किस चीज़ के लिए हमें वो तैयार रहना चाहिए? देखिए, हमें तैयार रहना चाहिए दोबारा से लॉकडाउन के लिए, और नौकरियां दोबारा कम हो सकती हैं जो थोड़ी बहुत बेहतर हुई थी। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला था, थोड़ा काम होना शुरू हुआ था, और जो वर्ल्ड बैंक की आप बात करिए, डेफिनेटली वो ज़्यादातर देखिए ये बड़े जो बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज होती हैं, ये आपको बहुत अच्छा व्यू कभी भी नहीं देते, ये ज़्यादातर पेसिमिस्टिक होते हैं। आपको ये देखना है कि आप एक्चुअली किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। देखिए, महंगाई में कमी की जाए और इंटरेस्ट रेट्स में मजीद कमी की जाए, बिजनेस को ऊपर लाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, इसको जो है बेहतर किया जाए, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल आपका जो है इकोनॉमी में पोटेंशियल बहुत है, आप खुद ग्रो कर सकते हैं। और लोकल मार्केट आपकी इतनी बड़ी है, 220 मिलियन लोग हैं आपके पास, 22 करोड़ लोग कम नहीं होते किसी इकोनॉमी को जो है वो चलाने के लिए मेरे ख्याल में। और यंगस्टर्स आपके पास, सबसे बड़ी चीज़ यंगस्टर्स आपके 50% ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इन सब ये सारी रिसोर्सेज को अगर आप सही से मैनेज करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में हम ऑन आवर ओन जो है ग्रो कर सकते हैं, ना सिर्फ ग्रो कर सकते हैं बल्कि जो है सस्टेनेबल बेसिस पे अपनी जो है लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब साथ रहने के लिए। वो कह रहे थे कि मतलब इतने लोग हैं लेकिन प्रोडक्टिव होना जरूरी है ना। हमारे यहाँ तो एक खानदान अगर 6 अफराद पे है तो एक बंदा उनमें कमाने वाला है, बाकी 6 जो है वो सारे खाने वाले हैं और डिपेंडेंट हैं। तो हमें इस तरफ भी आना चाहिए कि अब भले छोटी नौकरियां हैं, भले वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, पंप्स पे हैं, लेकिन करें ताकि हम सब लोग जो है प्रोडक्टिव हों। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोरोना के असरात पूरी दुनिया पर पड़े हैं, और दुबई का जो एक्सपो था 2020 जिसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश थी, हालिया कोरोना वबा की वजह से उसको भी मुलतवी कर दिया गया था। और अब जिसकी जो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू होना है उसमें 31 मार्च 2022 तक जारी रहना है, और उसमें पाकिस्तान भरपूर तैयारी के साथ शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान पवेलियन जो है उस पर $28.72 मिलियन लगाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी। कोविड के दिनों में तो इतना पैसा बोल बंदे को जो है ना वो थकावट होती है। इतना पैसा। सैयद मुदस्सिर खुशनूद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, बताइए कि कैसी तैयारी है पाकिस्तानी पवेलियन की? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई में, और दुबई में आपको पता है कि एक्सपो 2020 जो कि कोरोना की वजह से इस साल नहीं हो सका था, और वो अगले साल 2021 में एक्सपो 2020 के नाम से ही ये एक्सपो होने जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो दुबई के अंदर होगी, और इसमें जो सबसे अहम बात है वो मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी पवेलियन वो भी बड़ी आबोताब के साथ इस जो एक्सपो में वो नज़र आएगा। और इस दफ़ा जो पाकिस्तानी जो पवेलियन है उसका नाम हिडन टेरियर के नाम से रखा गया, यानी कि पाकिस्तान का छुपा हुआ खजाना।
लाना, और इसमें पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसको जो उजागर किया गया है, स्पेशली जो हमारा खित्ता है, सिंध की तहज़ीब और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन में हमें नज़र आएंगी। तो उसी मुनासबत से इसके अंदर बेशुमार चीज़ें, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के जो रवायती हमारे खाने हैं, जो सकाफ़त है, उसके अलावा बाकी जो हमारे फ़नकार हैं वो भी यहाँ पे आके अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तानी पवेलियन है उसका तकरीबन 70% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस दफ़ा $28 मिलियन यानी कि तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख डॉलर जो है इस के ऊपर, जो इस पवेलियन के ऊपर खर्चा आएगा, एक खूबसूरत इस एक्सपो 2020 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। जी बिल्कुल ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। और पता है हमजा, मुझे बड़ा इंस्पायर करता है मेहरगढ़ 9000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, हड़प्पा 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, गंदारा जो कि टेक्सला के करीब है 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। हमारा तो इतना अच्छा हेरिटेज है, हमें दुनिया को बताने की जरूरत है कि हम तो उस वक्त यहाँ पे जिंदगी और सिविलाइजेशन और आबादी और इंसानी तरक्की थी जब दुनिया में कहीं शायद आबादी भी शायद नहीं थी। और एक ना बड़ी खुशी होती है, और वो खुशी क्या होती है जब बच्चा घर जाता है और जाके कहता है माँ मेरा वीज़ा लग गया। तो ऐसी ही एक खबर हम आपको देने जा रहे हैं। पास हो गया से माँ मेरा वीज़ा लग गया। ये एक बड़ी खुशी होती है। जो लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं वो तो वीज़े के इंतजार में, आज भी जवाब नहीं आया। मोहम्मद अली साहब का जो डायलॉग मशहूर है ना, वह माँ मैं पास हो गया, लेकिन ये अब आजकल के बच्चे वाकई पास होने से ज़्यादा माँ मेरा वीज़ा लग गया। और एक अहम वीज़ा लगा है, कावन का वीज़ा लग गया। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि अब कावन जो है, शायद पाकिस्तान के लिए पहले तो ये अच्छी खबर नहीं है कि कावन जा रहा है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि वो आज़ाद है फॉर ऑल दोस्त जो कि ह्यूमन मिजरी और एनिमल मिजरी को ध्यान में रखते हैं। हम लोगों ने तो देखा हुआ है कि बेचारे कावन समेत बाकी जो जानवर है उन्होंने चिड़ियाघर में किस मिजरी में ज़िंदगी जो है वो गुजारी है। सो अच्छी बात है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से हाथी की कंबोडिया मुंतकिली का परमिट जारी कर दिया। और 35 साल से इस्लामाबाद चिड़ियाघर में बचपन से बच्चे होने से लेकर ये इतना टाइम जो है उसने गुजारा है। और आई एम रियली ग्लैड, मुझे तो बहुत खुशी हुई है ये देखकर। तो मरियम मलिक से पूछ लेते हैं, मरियम ये कावन कब भरने जा रहा है? जी बिल्कुल, 35 सालों से कावन हाथी इस्लामाबाद मुर्गजार की जो थी एक रौनक बना हुआ था, अब उसके जाने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जानवरों की मुंतकली का अमल जो है वो F8 इंक्लोयर से शुरू हुआ था और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इन जानवरों को छोड़ा गया था, और जिनमें से कई जानवर हलाकत भी उनके सामने आई थी और कई जख्मी भी हुए थे। ताहम बच जाने वाले जानवरों में कावन और चंद रीछ बाकी रह गए थे। ताहम कावन का मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा था और अदालत का ये कहना था कि इसको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ये पहले भी कहीं शह सुर्खियों की जीनत रह चुका है। ताहम इसको ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जाए जहां पर इसकी सेहत अच्छी हो सके। ताहम वाइल्ड लाइफ ने अपना जवाब जमा करवाया था कि इसको कंबोडिया जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। ताहम अब 29 नवंबर को एक स्पेशल परवाज के जरिए ये कंबोडिया की सेंचुरी में जाएगा, जहां पर मुतादिद और भी हाथी इसके साथ रह सकेंगे और 25,000 एकड़ की जो जगह होगी उसके ऊपर ये जाकर कुदरती माहौल में रह सकेगा और इसकी सेहत भी अब पहले से बेहतर हो चुकी है। 2 माह का मुसलसल अरसा इसकी इंतहाई निगरानी में रहा है, इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। जो यहाँ पर ट्रेनर आए थे उनसे इसकी फिटनेस के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने यही बताया था कि इसके नाखून तक भी ख़राब हो चुके हैं, टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। ताहम अब ये इस पोजीशन में है कि ये ट्रैवल कर सके। ताहम 29 नवंबर को एक स्पेशल प्रवास के जरिए ये यहाँ से चला जाएगा और इसके परमिट भी जारी कर दिए हैं। और कल इसकी अलविदाई तकरीब का भी इनेकाद किया गया था, जिसमें एक बड़ी अच्छी रंगारंग तकरीब थी, जिसमें काफ़ी गुलकार फनकार यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर आए थे और काफ़ी हद तक जो थे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और दूसरी तरफ जैसे फरहान ने कहा कि वो काफ़ी खुश हैं और बड़ा इंतज़ार भी करी थी कि कावन का कोई फैसला भी सामने आ सके। कई लोग कल हमने देखे कि जब कावन का ये फैसला हो रहा था और वो यहाँ से जाने की तैयारी उसकी हो रही है तो वो कुछ गमज़दा हो गए थे और उनको कुछ आबदीदा भी हो गए थे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के साथ साथ कि वो नहीं चाह रहे थे कि कावन को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को गिफ्ट मिला था और वो चाह रहे थे कि इस गिफ्ट को जो है हमें अच्छे से रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेंचुरी ऐसी नहीं है कि इस बड़े हाथी को यहाँ पर रखा जा सके। जगह का बहुत बड़ा मसला आ रहा था, इसकी सेहत दिन ब दिन
दिन गिरती जा रही थी। तहम अब इसलिए ये फैसला किया गया है। अमीन असलम का भी ये कहना था कि अदालत ने इस मामले में इंटरफेयर करके अच्छा किया है, इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि अब ये कंबोडिया जाएगा और वहाँ जाकर इसकी सेहत अच्छी होगी, क्योंकि इसका साथी यहाँ पर पहले 2012 में उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से अकेला हो गया था और इसकी मजीद सेहत जो थी वो गिरती जा रही थी। तहम अब ये फैसला है कि कंबोडिया जाएगा, वहाँ पर ये एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू सो मच। वाकई आंखों में आंसू तो हैं। जैसे कि छोटे छोटे से बच्चे जो होते थे उन्हें लेकर जाते थे हम, और ये कावन भी छोटा सा होता था, तो वी हैव सीन हिम ग्रोइंग अप, लेकिन वो मिजरी भी है। मुझे तो लगता है सारे चिड़ियाघर ख़त्म कर देने चाहिए और जो सफारीज़ का कॉन्सेप्ट है कि खुली बड़ी जगह जो है जानवरों को दी जाए, ताकि उनको नेचुरल जो माहौल हो उसमें रहने के वो आदी रह सकें। अब कावन जा रहा है, डायलॉग से शुरू की थी ना, सॉरी तो मैं भी डायलॉग बोलना चाह रही हूँ। बोले जा कावन जी ले अपनी जिंदगी। तो अब कावन अपनी जिंदगी जी सकेगा और हम आगे बढ़ेंगे। आपका कोई मुल्तान का दोस्त हो और वो जब आपको मिलने के लिए आए तो आप उससे एक चीज़ पूछते हैं, सोहन हलवा किधर है? तो मुल्तान की सौगात है मुल्तानी सोहन हलवा। लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप है और इसका कोई जोड़ ही नहीं है। मैं ना, जब कोई खाने पीने की बात होती है तो हमजा की बात को इंटरप्ट करना बिल्कुल ज़्यादती है। हमजा, आप हमें बताएं मुल्तानी सोहन हलवा कैसा होता है? बहुत मज़े का होता है और सब ने खाया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने पाकिस्तान में मुल्तानी सोहन हलवा नहीं खाया होगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होगा ये तैयार कैसे होता है। अच्छा, तो इसकी तैयारी जो है ना वो सही बता रहे हैं। बिल्कुल सही। मदीनातुल औलिया मुल्तान की सौगात मुल्तानी सोहन हलवा कैसे तैयार होता है, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में मिठास और मुनफरिद जायके के बाइस मकबूल मुल्तानी सोहन हलवे की तैयारी इंतहाई मेहनत और वक्त तलब होती है। कढ़ाई में उबलते हुए दूध में सब्ज गंदम डालकर दूध के खुश्क होने तक पकाया जाता है, फिर चीनी और देसी घी डालकर खूब पकाया जाता है। लो जी, तैयार हो गया मुल्तानी सोहन हलवा। 10 घंटे लगते हैं एक कड़ी में। इस कड़ी में पिस्ता भी डालते हैं, अखरोट भी डालते हैं, काजू भी डालते हैं, इसलिए इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। जब तैयार होता है उसका जायका बहुत अच्छा होता है। अमेरिका भी जाता है, हॉलैंड भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, स्पेन भी जाता है हमारा। तैयार गरम सोहन हलवे को डब्बों में डालकर इस पर पिस्ता, बादाम और अखरोट डाले जाते हैं, जो कि इसके जायके को 4 चांद लगा देते हैं। मौसम सरमा में शहरी अपने दोस्त अहबाब को सोहन हलवा तोहफे के तौर पर भी देते हैं। मुल्तान की सौगात है, दोस्तों ने फरमाइश की है, जिसकी वजह से यहाँ से सोहन हलवा लेने के लिए आया हूँ। इसमें असल मेवा जात सारी चीज़ें होती हैं और ओरिजिनल देसी घी से ये बनता है। बहुत अच्छा सोहन हलवा है, आप भी खाएं और दोस्तों को भी खिलाएं। काजू, जाफरान और दीगर खुश्क मेवा जात से तैयार होने वाला सोहन हलवा बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, क्योंकि इसका जायका ही ऐसा है कि जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ सरमद अली, 9G न्यूज़, मुल्तान। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये मैं तो ऐसे एक ब्रांड का नाम भी ले सकती हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है। आप मतलब वो वाला हलवा जो है ना, वो उसका जोड़ी नहीं, मैच ही नहीं है कोई। अच्छा, लेकिन ना इसके बहुत से फ़ायदे हैं सोहन हलवे के, और एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप सोहन हलवा खा लेते हैं तो जो घर की खातीन हैं इसी के अंदर सुई धागा भी रख लेती हैं। मेरी वालदा ने तो सारी उम्र सुई धागे जो हैं इन्हीं डब्बों के अंदर रखे हैं। फरा, आपके घर में भी ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये अच्छी बात है ना इसमें, मतलब इसे सुगढ़ और सलीका मंदी भी कहते हैं। और पूरी दुनिया में अब जो है ना रीप्रोसेसिंग का, ये रीसाइक्लिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आपने एक चीज़ बनाई है, उस पर इतना पैसा लगाया या उस पर बार बार उसको रीयूज़ करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लेके। तो हम तो कब से रिसाइकलिंग कर रहे हैं और कब से हम लोग जो हैं वो तो इस तरह से कर रहे हैं। यूरोप तो अब आके शुरू हुआ है कि रिसाइकिल करें, हम तो हर एक चीज़ को रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, और ये जो है मेरे तो बचपन से इसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और वो जो ब्रांड जिसकी मैं बात करी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसके ऊपर ना एक फिल्म में भी वो नाम यूज़ हुआ और उन्होंने उसको वो रखा कि ये कबीला है और ये है, और वो क्या हलवा बनाते हैं। अगर आपने बहुत से मैं नहीं बात करना चाह रहा, मेरा दिल करना शुरू हो जाता है कि ये खाने वाली चीज़ ना फौरी फराम मिलना शुरू हो जाए। खैर, आगे चलते हैं, और आज का दिन कई हवालों से अहम है। पहले परवीन शाकिर साहिबा का हमने जिक्र किया, और पाक फ़ज़ाइया की शाहीन मरियम मुख्तियार की शहादत को भी 5 बरस आज बीत गए। शी इज़ आवर प्राइड, इसलिए कि पहली शहीद खातून पायलट जिन्होंने तैयारा हादसे में जामे शहादत नोश किया था, एक बहादुर कौम की बेटी जिसे हम सलाम पेश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। किसी भी ख़ानदान से किसी फ़र्द का चले जाना, अपने मुल्क को कौम पे निसार हो जाना एक अजीम तरीन कुर्बानी भी है, और उस ख़ानदान के लिए एक ऐसी फ़ख्र की बात होने के साथ साथ तकलीफ़ की बात है। मेमोरीज़ जो हैं वो हमेशा उनके साथ जुड़ी रहती हैं। मेरी दुआ है
कि ये जो हादसे होते हैं जहाज़ के, और अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि जहाज़ में कोई ना कोई ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से पायलट जो कि इंतहाई कीमती इंसान होता है, जिस पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, वो भी उसका शिकार हो जाता है। तो इनसे भी महफूज रहें। बिल्कुल, ज़िंदगी ऐसी कि जिस पे आप ज़िंदगी में भी रश करें, और फिर मौत ऐसी कि उस पर भी आप रश करें कि अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए जान कुर्बान की है। ये हौसला हमारे फ़ौजियों में ही है, ये हौसला कौम के बेटों के साथ बेटियों में भी है, और मरियम ने ये बात बिल्कुल साबित की। उस एक लम्हे का अंदाज़ा करें जब आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि आपके जहाज़ में आग लग चुकी है, आपके पास इजेक्शन का एक बटन है जो आपने प्रेस करना और आप सेफली वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि नीचे शहरी आबादी है, जो बहुत सारे घर हैं, और आप ये फैसला करते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं, मुझे इनकी ज़िंदगी बचानी है, और आप अपने तैयारे को उन लोगों को बचाने के लिए, ये है वो शहादत जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हुए जो है वो दी, जबकि अपनी ज़िंदगी बचा सकते कम से कम नुकसान की तरफ जा रहे होते हैं, और उसमें उनका सबसे बड़ा नुकसान उनकी ज़िंदगी का हो रहा होता है, और वो कम से कम नुकसान देखते हैं। और तो सलाम उस फैसले को, सलाम उन वालिदैन को जिनकी तरबियत होती है, और सलाम उन अजीम लोगों को जो अपनी ज़िंदगी पर दूसरों की ज़िंदगी को, अपनी खुशियों पर उनकी ज़िंदगी, उनकी खुशियों को अपने ख़ानदान पर, हम सब के ख़ानदानों को तरजीह देते हैं, फौकियत देते हैं। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह